रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आपका रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है? जी सर। चलें। यस सर। अच्छा, बात समझिएगा, मैंने अभी जो सुबह की क्लास कंडक्ट की है ना, वो अभी मैंने उसकी रिकॉर्डिंग चेक किया, तकरीबन 300 MB की रिकॉर्डिंग है। ठीक है, संजीना माइक पे है ना? हेलो, कितनी देर आप की रिकॉर्डिंग? आप में से कोई 2 या 3 बंदे डिसाइड कर लें जो माइक पे होंगे, ताकि मैं उनसे बात कर सकूं, बाकी सब म्यूट रखें। आप में से माइक पे कौन कौन? सर मैं आ सकता हूँ। मैं का मतलब क्या है? मैं का नाम क्या है? मैं में कौन है? नाम क्या है? नाम तो बताएं। मरियम। क्या एक मरियम डन हो गई, दूसरा कौन आ सकता है? दूसरा बताएं। सर मैं हूँ निदा। चले, एक मरियम हो गई, निदा हो गई, एक दो मेल भी बता दें। फीमेल्स में मरियम, निदा और संजना हो गई। सही है। बाकी सब अपना माइक बंद रखिए। मरियम, निदा, संजना, 3 हो गए। मेल में एक दो बता दें अब। फराज। फराज, नाम बताएं। सैयद मोहम्मद फराज। चलें, आप अपना माइक ऑन रखें। कोई और मेल जो आना चाहे? कलीम सर, कलीम, चलें, सैयद कलीम। कलीम साहब आप भी आ जाएं। आप 5 लोग माइक पे आ जाएं, बाकी सारे अपना माइक म्यूट रखें। हो गया? ठीक है, आप 5 लोग माइक पे हैं ना? यस सर। आप यस सर, ओके ओके करते रहेगा, ताकि मुझे लगे आप सब टच में हो, मैं आगे कंटिन्यू करता रहूं। ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। मैंने सेक्शन सी को अभी एक सॉफ्टवेयर करवाया, मेंडले साइटेशन का, गूगल स्कॉलर। आर्टिकल कैसे डाउनलोड करते हैं, आर्टिकल क्या होता है, साइटेशन, कोटेशन, रेफरेंस, साइंटिफिक रिसर्च, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये सारे टॉपिक्स कवर करवाए हैं। ठीक है, तकरीबन 300 350 MB की वीडियो है, तो उसके अंदर सब कुछ सेव हुआ हुआ है। मैं अभी आपकी क्लास के बाद उसको गूगल ड्राइव में डाल के आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप वो पूरी वीडियो देख लीजिएगा असाइनमेंट के तौर पे। 2 से 2.5 घंटे की वीडियो है। ठीक है, ठीक है उसके अंदर तकरीबन सारे टॉपिक मैंने कवर करवा दिए हैं। वो टॉपिक मुझे आपको भी कवर करवाने थे, पर वो रिपीटिशन हो जाएगी। तो जो टॉपिक मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा, ये मैं सेक्शन सी के साथ भी शेयर कर दूंगा, दोनों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। तो अभी जो चैप्टर मैं आपको 2 से 2.5 घंटे में करवाऊंगा, वो सेक्शन सी को करवाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो इस तरह फिर जो टॉपिक मैंने उनको 2 से 2.5 घंटे में करवाया, जब मैं आपको करवाऊंगा वो 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। ओके सर। ये बात समझ में आती है? यस सर। चलें आगे। जी। ठीक है, चलें। आज हमने वेरिएबल पढ़ लिया था, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पढ़ लिया था, याद होगा आपको? यस सर। यस सर। अच्छा, फिर हमने नेचर वेरिएबल पढ़ लिया था, ऑब्जर्व, अनऑब्जर्व वगैरह। यस सर। याद है आपको? जी सर। उसके बाद हमने स्केल ऑफ वेरिएबल पढ़ लिया था, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। यस सर। हमने साइटेशन और कोटेशन भी डिस्कस कर लिया था। यस सर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब मैं आपके साथ शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं टाइप करता रहूंगा आपके साथ। ठीक है, रुक जाए, मैं शेयर स्क्रीन का ऑप्शन स्टार्ट कर दूं। हाँ, व्हाइट बोर्ड आपको मिला? यस सर। ठीक है, यस सर श्योर। अब हम 4 चीजें पढ़ेंगे यहाँ पर। डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, लिख रहा हूँ मैं साथ साथ। देख, ये स्पेलिंग एरर ठीक नहीं कर रहा, खैर मैं वर्ड तो यूज कर लेता हूँ। मिनिमाइज, शेयर, हाँ, शेयर स्क्रीन, स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर हो रही।
कि मैं वर्ड जी की सर, फाइल आपका ओपन, डेस्कटॉप आ गया। ठीक है, परफेक्ट है। अब मैं वर्ड पे सब टाइप करूंगा। अच्छा, ये सब वीडियो में बन रहा है तो आपको लिखने की नीड नहीं है, बाद में वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल, ये चार टॉपिक, ये चार आपको पता है किस हेडिंग में आते हैं? हेडिंग का नाम बताएं। रोल ऑफ वेरिएबल, सही है। आज हमने ये पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। पहले पढ़ते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपने ऐसे में पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ा होगा, जाहिर बात है, ठीक है। तो हेलो, यस सर। तो आप बताएं, आपको क्या, आप में से जो भी बंदा माइक पे आके बताना चाहे या फिर टाइप करके बताना चाहे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है, शेयर कर सकते हैं। बताएं। सर क्या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल? जी, हेलो, आप Yes, ऐसे में sir. पढ़ चुके हैं ना डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल? एटलीस्ट हाँ या ना में आंसर दें। यस सर, पढ़ा हुआ तो है। तो सर जो भी पढ़ा आपको, हुआ तो है जो लेकिन जो याद भी आपको नहीं है। याद आ रहा है वो बता दें। एक काम करें, चैट में एटलीस्ट यस नो, जो लोग माइक पे नहीं है चैट पे एटलीस्ट कुछ ना कुछ लिखते रहें, ताकि मुझे कंफर्म रहे कि ये लोग सुन रहे हैं और अभी कन्वर्सेशन का पार्ट है। यस ओके, कुछ भी लिख दें चैट पे ताकि मुझे कंफर्म रहे कि ये सब सुन रहे हैं। सर मेरे ख्याल से आधी क्लास हो गई है। चलें, नहीं यस नहीं, सर, हम सुन रहे हैं। चलें ठीक है, यूसर सदीकी सही है, परफेक्ट है। तो जो भी हो ना आप चैट पे लिखते रहेगा, और आपकी चैट ये शेयर स्क्रीन पे भी आ रही होगी, आप देख रहे होंगे। दिख रही है आपको चैट शेयर स्क्रीन के ऊपर? क्लास जो मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है उसमें आधे में विंडो आ रहा होगा, आधे पे चैट आ रहा होगा, दिख रहा होगा आपको। नो सर, चैट। राइट हैंड पे मेरा यस कर्सर सर। दिख रहा, राइट हैंड पे चैट दिख रही होगी, लेफ्ट हैंड पे विंडो दिख रहा होगा, यस सर। ठीक है। चले, मैं एक काम करता हूँ, मैं ही सब कुछ आज करवा देता हूँ, क्योंकि आप लोग बीच में बोलेंगे टाइम वेस्ट होगा। जब दूसरी सेक्शन वाले वीडियो देखेंगे तो जाहिर बात है उनका टाइम वेस्ट होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं कंटिन्यू बोलता रहता हूँ। अगर बीच में मेरी वॉइस टूट जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, किसी न किसी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, ठीक है। तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है? एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल मैं लिख लेता हूँ इनकम। यहाँ पे मैंने इनकम लिख दिया, यहाँ पे मैंने एक्सपेंस लिख दिया, ठीक है। इनकम को मैं कह देता हूँ एक्स, इंडिपेंडेंट। और एक्सपेंस को मैं कह देता हूँ वाई, ठीक है। मैं डोनेट कर रहा हूँ, आप किसी भी वेरिएबल को किसी भी चीज से डोनेट कर सकते हैं। तो मैं इनकम को एक्स कह रहा हूँ, एक्सपेंसेस को वाई कह रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी इनकम की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 30,000। या मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ आपकी एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप तब भी 30,000 बोलेंगे। मैं आपसे पूछूं एक्सपेंसेस इक्वल टू वाई, तो अगर कोई आपसे पूछे आप एक्सपेंसेस कितने करते हैं, कोई आपसे पूछे आपकी वाई की वैल्यू क्या है, दोनों केसेस के अंदर आपको ये बताना पड़ेगा। ये लॉजिक समझ में आ रही है आपको? डोनेट करने का मतलब क्या होता है? यस सर। तो यस आपकी सर। रिसर्च के जितने भी वेरिएबल होता है, आपने किसी ना किसी से जो डोनेट करना होता है, ताकि बार बार वो पूरा वेरिएबल बोलने की हमें नीड ना पड़े। तो हम कह देते हैं फला वेरिएबल इक्वल टू ए, फला वेरिएबल इक्वल टू बी, फला वेरिएबल इक्वल टू सी। तो हम हर वेरिएबल को किसी ना किसी से डोनेट कर देंगे। तो इसका बेनिफिट हमें ये होगा कि आइंदा जब भी इस वेरिएबल का नाम लेना है, तो हम ए बी सी डी करके ई एफ करके एक्स वाई करके कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस यस सर। सर। चलो आगे चलते हैं। फिलहाल मैंने इनकम को एक्स कहा हुआ है, एक्सपेंस को वाई कहा हुआ है।
अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? इसके बेसिक 2 रूल सीख लें। दोनों में से जो पहले चेंज होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, जो बाद में चेंज होगा वो डिपेंडेंट होगा। ये याद कर लें। रिपीट करे कोई बच्चा, अभी मैंने क्या कहा है? दोनों में से जो पहले चेंज होगा वो डिपेंडेंट होगा और नहीं, जो बाद में होगा वो जो पहले चेंज होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, जो बाद में चेंज होगा वो डिपेंडेंट होगा। ओके, जो बाद में चेंज होगा वो डिपेंडेंट होगा। एक काम करें, जिसके बैकग्राउंड में शोर आ रहा है ना वो म्यूट कर ले अपना, ठीक है? म्यूट हो गया? ठीक है। तो जो पहले चेंज होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, जो बाद में चेंज होगा वो डिपेंडेंट होगा। क्लियर है? यस सर। सही है, स्टार्ट करते हैं। अब ये रूल नंबर 2, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होगा, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज नहीं होगा। सर दोबारा बता दें। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो फिर डिपेंडेंट भी चेंज होगा, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से इंडिपेंडेंट चेंज नहीं होगा। मैं रिपीट करता हूं, मैंने फिलहाल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा हुआ है x को और डिपेंडेंट वेरिएबल कहा हुआ है y को। तो आसान जबान में x चेंज होने से y चेंज होगा, लेकिन y के चेंज होने से x पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 बातें क्लियर हो जाएं तो फिर मैं इसकी एग्जांपल करते हैं। जी सर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहला रूल ये है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होगा। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 ये है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर चेंज होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होगा, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होने से इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज नहीं होगा। ये 2 बातें क्लियर हो गई तो फिर इसकी एग्जांपल करें हम लोग। यस सर। अब एग्जांपल करते हैं। माने एक आदमी की इनकम 10,000 थी, उसके एक्सपेंसेस से 7,000, फिर उसकी इनकम 20,000 हुई, उसके एक्सपेंसेस हो गए 11,000, फिर उसकी इनकम 30,000 हुई, उसके एक्सपेंसेस हो गए 14,000, फिर उसकी इनकम 40,000 हुई, उसके एक्सपेंसेस हो गए 18, और 50,000 में इसके एक्सपेंसेस हो गए 22। ये जो मैंने सब कुछ वर्ड पे टाइप किया है, आपको दिखा सब कुछ? यस सर। यस अच्छा, सर। अब मेरे पास 2 वेरिएबल है, इनकम और एक्सपेंस। अब मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि इसमें से इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है? ये डिसाइड कैसे होगा? सर इनकम एक्स इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसके चेंज होने से एक्सपेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, उसी उसके बात की चेंज होने जी। से एक्सपेंस पे अब फर्क इसमें पड़ रहा है। सवाल ये उठता है, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये इनकम 7 है, तो ये 7 से 11 कैसे हो गई? तो आपका सिंपल आंसर होगा कि भाई क्योंकि इनकम 10 से 20 हो गई, इसलिए एक्सपेंसेस 7 से 11 हो गए। फिर मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि ये एक्सपेंसेस 11 से 14 कैसे हो गए? तो आपका आंसर होगा क्योंकि इनकम 20 से 30 हो गई, इसलिए एक्सपेंसेस 11 से 14 हो गए। फिर मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा, ये जो पहला केस है जिसमें एक्सपेंसेस 7,000 लिखे हुए हैं, क्या यहाँ पे एक्सपेंसेस 12,000 हो सकते थे? तो आप कहेंगे नहीं, और इसका रीजन आप लोग ये बताएंगे कि इनकम 10,000 है तो एक्सपेंसेस 12,000 भला कैसे हो सकते हैं? तो टेक्निकली आप मुझसे ये बात कहना चाह रहे हैं, इस राइट हैंड पे एक्सपेंसेस के कॉलम पे कौन सी वैल्यू आएगी, ये लेफ्ट हैंड वाला कॉलम डिसाइड करेगा। राइट हैंड पे क्या वैल्यू आनी चाहिए ये लेफ्ट डिसाइड करेगा। एक्सपेंस की वैल्यू कितनी होगी ये इनकम डिसाइड करेगा। तो टेक्निकली आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं, राइट हैंड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू पे डिपेंड कर रही है।
राइट वाला कॉलम लेफ्ट वाले कॉलम पे डिपेंड कर रहा है। एक्सपेंस की वैल्यू कितनी होगी ये इनकम डिसाइड करेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? जी सर। कोई जी कंफ्यूजन तो सर। नहीं है? नो सर। अच्छा, अब रूल नंबर 2 लगाते हैं। हमारा रूल नंबर 1 ये था, इंडिपेंडेंट चेंज होगा तो डिपेंडेंट चेंज होगा, जो हमने यहाँ से देख के साबित भी किया कि इंडिपेंडेंट के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है। यहाँ से साबित हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गई ना बात? यस सर। अब रूल नंबर 2 ये था कि इंडिपेंडेंट चेंज होने से डिपेंडेंट में कोई फर्क आएगा, लेकिन डिपेंडेंट चेंज होने से इंडिपेंडेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। हेलो, यस सर। जी जी सर। यहीं तक हमने डिस्कस किया था ना यस जी। कि इंडिपेंडेंट चेंज होने से डिपेंडेंट में चेंज जाएगा, पर डिपेंडेंट चेंज होने से इंडिपेंडेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप नोट करें, किसी की इनकम बढ़ रही है तो उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, राइट? यस सर। पर जरूरी है कि किसी के एक्सपेंसेस बढ़े तो उसकी इनकम भी बढ़े? नहीं सर। अगर कल को किसी के एक्सपेंसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो जरूरी नहीं उसकी इनकम भी बढ़े, लेकिन नहीं। लेकिन ये होगा कि इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी। तो दोनों रूल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो इस केस के अंदर आप बोलेंगे इनकम इंडिपेंडेंट है और एक्सपेंस डिपेंडेंट है। क्लियर? यस सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बोले? नो सर। सही है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी। तो यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया इनकम इंडिपेंडेंट है और एक्सपेंस डिपेंडेंट है। उसकी लॉजिक आपने ये दी कि इंडिपेंडेंट इनकम चेंज होने से एक्सपेंस चेंज होगा, पर एक्सपेंस चेंज होने से इनकम चेंज नहीं होगी। और इनकम और एक्सपेंस में से जो पहले चेंज होता है वो इनकम है। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं कि ग्राफ में कैसे शो होता है। अब इसकी लॉजिक समझते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। मैं जब बॉक्सेस बना लेता हूँ, एक बॉक्स बना लिया और फिर इंसर्ट शेप, ये मैंने दूसरा बॉक्स बना लिया। यहाँ पे इनकम लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक्सपेंस लिख रहा हूँ। अब मुझे कैसे पता चलेगा इसमें से इंडिपेंडेंट कौन सा डिपेंडेंट कौन सा है? वो मुझे इस तरह पता चलेगा, एरो डिसाइड करेगा। अब आप नोट करें, एरो इनकम से जा रहा है और एक्सपेंस पे पहुंच रहा है। तो ये एक तरीका है डायग्राम के थ्रू ये शो करने का कि इन दोनों में से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। ये लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। मतलब ये डायग्राम देख के आपको पता चल जाना चाहिए था कि इसमें से इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है। क्लास, ये लॉजिक क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। करना पड़ता है। हेलो। आ गए सर। अच्छा, क्लास में यार नेट थोड़ी देर के लिए डीसी हो गया था तो बस वापस कनेक्ट हो गया। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही नहीं हो रही अभी तक? नहीं सर, अभी हो रही। अच्छा, दोबारा से शेयर स्क्रीन करनी पड़ेगी यानी कि? यस सर। यस सर। हुई? आ रहे सर। चलें, ये वर्ड का डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको? यस 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 सर। सर। अभी डायग्राम देख के आप बता सकते हैं कि इनकम इंडिपेंडेंट है, एक्सपेंस डिपेंडेंट है। तो ये डायग्राम देख के आप कैसे बताएंगे कि इंडिपेंडेंट कौन है डिपेंडेंट कौन है? एरो से सर। हाँ, जहाँ से एरो निकल रहा है वो इंडिपेंडेंट है, जहाँ एरो पहुंच रहा है वो डिपेंडेंट है। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? यस जी सर। सर। एक सेकंड रुकिए, मैं चैट ओपन कर लूँ। चैट, ठीक है, चलिए थोड़ी देर में आ जाएगी। आगे मूव करें? यस सर। चलें आगे चलते हैं। अब मुझे बताएं
कॉफी की सेल और सिटी टेम्परेचर, इसमें से इंडिपेंडेंट कौन है? दोबारा पूछें सर। कॉफी की सेल और शहर का टेम्परेचर, सिटी टेम्परेचर और कॉफी सेल, इसमें से इंडिपेंडेंट कौन है? सर सिटी का टेम्परेचर। उसकी कॉफी वजह की सेल भी इंडिपेंडेंट है। नहीं जी, सिटी टेम्परेचर सिटी इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर। क्योंकि सिटी टेम्परेचर और कॉफी की सेल में से पहले क्या होगा? पहले टेम्परेचर चेंज होगा। पहले टेम्परेचर चेंज होगा, फिर कॉफी की सेल चेंज होगी। तो हमने Yes, sir. पढ़ा था जो काम पहले होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? Yes, यस sir. सर। तो हम कहेंगे सिटी का टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, कॉफी की सेल डिपेंडेंट है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। रूल नंबर 2 इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर सिटी टेम्परेचर चेंज होगा तो कॉफी की सेल भी चेंज होगी, राइट? जी। लेकिन कल को अगर कॉफी की सेल चेंज हो गई तो सिटी के टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस नो सर। सर। तो दोनों रूल इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। यस जी। सर। इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ना वो रूल नंबर 1 है। आप बस ये देख लिया करें दोनों में से पहले कौन सा काम हो रहा है। ठीक है, जो काम पहले हो रहा होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? Yes, sir. चलिए अगला सवाल, स्टडी आवर्स और सीजीपीए, इसमें से इंडिपेंडेंट कौन है? स्टडी आवर्स। क्लास सर आप पहले सारे स्टडी आवर चेंज होगा। एक काम करें, 10 सेकंड सारे सोचें, बाकी जो ऑडियो में बताना चाहिए ऑडियो में बता दें, जो टाइप करके बताना चाहिए टाइप करके बता दें। समझ में कोई दो रहा है। और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, स्टडी आवर्स और सीजीपीए, इसमें से इंडिपेंडेंट कौन सा है? सर स्टडी आवर स्टडी सर। आवर्स। उसकी वजह ये, स्टडी आवर चेंज होंगे तो सीजीपीए चेंज होगी। तो पहले क्या काम करना पड़ेगा? पहले पढ़ना स्टडी। पड़ेगा। उसके बाद सीजीपीए। यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गई? Yes, जी। sir. अगला सवाल, सैलरी और जॉब सेटिस्फेक्शन, इसमें डिपेंडेंट कौन सा है? सैलरी। 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 नहीं, सर जॉब सर्टिफिकेशन डिपेंडेंट है। जॉब सेटिस्फेक्शन डिपेंडेंट है, सैलरी डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि सैलरी पहले इंडिपेंडेंट। हाँ सैलरी इंडिपेंडेंट है। उसकी वजह ये है, पहले सैलरी चेंज होगी उसके तो जॉब बाद सेटिस्फेक्शन। हाँ, तो इन दोनों में से पहले काम कौन सा होगा? पहले सैलरी आएगी। पहले सैलरी। पहले सैलरी आएगी, फिर आपको जॉब सेट। यहाँ तक क्लियर जॉब होगी? सेटिस्फेक्शन होगी। जी। लॉजिक क्लियर हो गई? जी यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। चलें फिर एक काम करते हैं, ये जो डायग्राम मैंने बनाई हुई है ना, इस डायग्राम को थ्योरेटिकल मॉडल भी कहा जाता है। यस सर। मैं लिख देता हूँ, ठीक है? इस डायग्राम को क्या ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है? ये ग्राफ मैंने मिटा दिया, डिलीट, ठीक है? नेट डीसी तो नहीं हो गया? आवाज आ रही है आपको? यस यस सर। सर। चलें डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को क्या कहा जाता है? थ्योरेटिकल Framework. मेथड मॉडल। फ्रेमवर्क, ठीक है? इसका एक और नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है? इसे हम जी। थ्योरेटिकल मॉडल भी कह सकते हैं, ठीक है? यस सर। एक काम करता हूँ, स्लैश डाल देता हूँ ना, हाँ एक लिख देता हूँ, चलो ठीक है, मॉडल। और इसको हम कंसेप्चुअल मॉडल भी कह सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी? यस। यस। तो आपसे पूछा जाएगा नॉर्मली आपका थ्योरेटिकल मॉडल, इसे रिसर्च मॉडल भी कहते हैं। ये सारे नाम इसी के हो गए। क्लियर हो गया? यस। तो आप इसे चाहे ये इकरा साबिर कह रही रिपीट करें, क्या चीज रिपीट करूं? सर जो डायग्राम आपने बनाई थी आप उसके नाम बता रहे ना, जो हाँ इनकम हाँ, और आप जो डायग्राम बनाएंगे उस डायग्राम के नाम बता रहा था मैं, ठीक है? ये इकरा साबिर क्या रिपीट करने को बोल रही है, पहले इनका क्वेश्चन आने दें।
जो आपने भी बताया आपकी बात समझ नहीं आ रही थी। मैं आपसे ये कह रहा था, ये जो आप डायग्राम बना रहे हैं, इस डायग्राम के डिफरेंट नाम है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल मॉडल, कंसेप्चुअल मॉडल, रिसर्च मॉडल। ठीक है, आप कोई भी नाम दें। इस डायग्राम को आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं, इस डायग्राम को आप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं, इस डायग्राम को आप थ्योरेटिकल मॉडल भी कह सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैंने आपसे कहा ये सारी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप रिकॉर्डिंग में रिवर्स करके फॉरवर्ड करके दोबारा से देख भी सकते हैं, और फिर आप इस बात पे कह भी सकते हैं कि रिकॉर्डिंग में आपने ये बात कही थी तो ये बात हमें समझ में नहीं आई, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। तो इसकी वीडियो, चैट, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ें। यस सर। चलिए यस क्लास, सर, बढ़े। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें। मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है वेट। रिपीट करें, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वेट। परफेक्ट है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। हाँ, शेप आ गई। हाँ, यहाँ पे वेट लिख देता हूँ। वेट किस चीज पर डिपेंड करता है? खाने पे। अच्छा, एक रुक जाए, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट एक और ड्रॉ करता हूँ। ग्रीन टी पे डिपेंड करता है? नो सर, क्यों? हाँ, वेट लॉस नहीं होता। सही है। ग्रीन टी पी के सर बर्गर खा लें तो फिर फायदा नहीं है, तो इसलिए नहीं करता। ग्रीन टी पे डिपेंड करता है ना? यस सर, Green tea करता है। सही है। सर करता है। चलिए, ग्रीन टी हो गया। इसके अलावा डाइटिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है? यस सर। सही है। यस। एक्सरसाइज पे भी करता है? यस। यस। अब ये देखें, क्लास एक चीज समझेगा। अब लीम कल से ग्रीन टी पीना इसको है। मैंने डाइट कर दिया, इसको मैंने एक्सरसाइज कर दिया, और इसको मैंने कर दिया ग्रीन टी। ठीक है, क्या मॉडल बन चुका है? मॉडल में कोई कमी है अभी? सर एरो नहीं है ना? सर जी, एरो नहीं लगा एरो है। नहीं है, मुझे एरो डालने पड़ेंगे। ये देखें क्लास, ये हो गया। और एरो बन गए। यस सर। ये जो मैंने डायग्राम बनाई, इस डायग्राम का नाम क्या है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल इस फ्रेमवर्क, डाय- कोई एक नाम। थ्योरेटिकल मॉडल। हम एक काम करते हैं, इसको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लेके चलेंगे। यहाँ तक साबित होगी, समझ में आ गया? सही है। अब ओके सर। पेपर में मेरा आपसे अगला सवाल, इस थ्योरेटिकल मॉडल में डिपेंडेंट वेरिएबल कितनी है? एक। सर एक ही ठीक है है। सर। एक है। इंडिपेंडेंट कितनी है? तीन। इंडिपेंडेंट एक है। नो सर, इंडिपेंडेंट 3 है। इंडिपेंडेंट एक है। क्लास सोच ले। इंडिपेंडेंट 3 है। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं 3 नहीं, है। इंडिपेंडेंट 3 अच्छा है, 3 है क्लास, सर, एक काम करें, इंडिपेंडेंट। एक काम करें, एक काम करें। ये गलत आंसर है। 3 वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 है। मैं चैट में लिख देता हूँ, हाँ। यस सर। इंडिपेंडेंट 3 है और डिपेंडेंट 1 है। यस सर। यस। यस। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछ ले कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ये तीनों इंडिपेंडेंट है जहाँ पे मैं कर्सर ला रहा हूँ, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन है तो बोले। नो नहीं सर। सर। नो सर। अच्छा, मैं यहाँ पे चौथा वेरिएबल हाइट भी डाल सकता हूँ, तो इंडिपेंडेंट कितने हो जाएंगे? 4। सही है। जेनेटिक्स डाल सकता हूँ, बोन स्ट्रक्चर डाल सकता हूँ, 5, 6, 7, 8 कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। यस सर। अच्छा, यहाँ पे मैं डिपेंडेंट वेरिएबल एक और भी डाल सकता हूँ, डायबिटीज, कि डाइट का इम्पैक्ट डायबिटीज से पड़ता है, एक्सरसाइज का इम्पैक्ट डायबिटीज से पड़ता है। ये बात समझ गए? जी सर। तो समझाने का पर्पज ये है, आपके मल्टीपल इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, मल्टीपल डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, बस आपको समझ में आना चाहिए चल क्या रहा है। सही है। अब अगर मैं आपको एक डायग्राम दे दूं तो आप इसकी बेस पे थ्योरी बना सकते हैं। आप कहेंगे Yes, इस sir. डायग्राम के मुताबिक ये कहना चाह रहा है बंदा कि डाइट का इम्पैक्ट वेट पे पड़ता है, एक्सरसाइज का इम्पैक्ट वेट पे पड़ता है, ग्रीन टी का इम्पैक्ट वेट पे पड़ता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। इसका रिवर्स काम भी आपको आना चाहिए था। रिवर्स का मतलब क्या है?
मैं आपको पैराग्राफ Dependent से लिख के दे independent. दूं, Independent. नहीं, रिवर्स का मतलब ये है कि मैं आपको पैराग्राफ पैराग्राफ बना के दे दूं, आपको डायग्राम बनाना आनी चाहिए। Okay, sir. sir. यहाँ तक बात क्लियर होगी? तो दोनों ऑप्शन आपको Yes, पता sir. होना चाहिए। मतलब ये है कि मैं आपको डायग्राम दे दूं तो आप मुझे पैराग्राफ बना के दे दें, और अगर मैं आपको पैराग्राफ दे दूं तो आप मुझे डायग्राम बना के दे दें। ये दोनों काम होने चाहिए। जी सर। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, जी sir. सर। चलें आगे। चलें Yes, सर। sir. सही है, क्लास आगे मूव Yes. करें। Yes, sir. अब एक काम करता हूँ, मैं एक सिचुएशन देता हूँ। सर युस्ट्रा ने क्वेश्चन पूछा हुआ है चैट पे, वो आप पढ़ें। मल्टीपल डिपेंडेंट की हजारों एग्जांपल हो सकती है। काम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं ना। ये देखें, ये मैं इसको मूव कर रहा हूँ, सही है। ये वेट है ना, ये Yes. यस सर, घूम रहा है। ये वेट को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। और ये वेट को मैंने मिटा दिया, और मैं कह रहा हूँ वेट बढ़ेगा तो डायबिटीज के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। वेट बढ़ेगा, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक बनाया? Yes. Yes, यस sir. सर। सही है, एरोस यहाँ पे बना दूंगा। अब देखें, एक इंडिपेंडेंट हो गए और 3 Dependent हो गए। डिपेंडेंट हो गए। ये बात समझ में आ गई? तो मॉडल Yes. कुछ भी बन सकता है, ठीक है। अब इसमें एक इंडिपेंडेंट हो गए और 3 Dependent. डिपेंडेंट हो गए। यहाँ तक क्लियर होगी लॉजिक? Yes. आगे चलें। Yes, sir. क्लास आगे चलें। Yes, sir. सही है। तो अब मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर सबकी एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले किसकी करें? Marketing. चलें सारी सप्लाई चेन की। सबकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक एक करके, ठीक है। पहले मार्केटिंग कर लेते हैं। माने मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको वापस अपनी जगह पे लेके आता हूँ। आवाज आ रही है आपको? Yes, यस सर। sir. अब इंडिपेंडेंट 3 है, डिपेंडेंट 1 है। इंडिपेंडेंट कितने रखूं? 3 रखूं, 4 रखूं, 5 रखूं? 3 भी काफी है, 2 काफी है? कितने काफी रहेंगे? 3 ही तीन सही है सही सर। तीन सही ही है। सही है। अब मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, बैरियर की बात करते हैं, सेल। सेल मतलब नंबर ऑफ एडमिशन। बैरियर के नंबर ऑफ एडमिशन किस बात पे डिपेंड करते हैं? इंडिपेंडेंट बताएं आप लोग। टेस्ट के ऊपर। नहीं, नंबर ऑफ एडमिशन इस बात पे डिपेंड करते हैं फीस कितनी है, सही है। नंबर ऑफ एडमिशन इस बात पे डिपेंड करते हैं टीचिंग क्वालिटी कैसी है। नंबर ऑफ Yes. एडमिशन इस बात पे डिपेंड करेंगे मैनेजमेंट कैसी है। नंबर ऑफ Yes. एडमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, Yes. ब्रांड नेम कैसा है, मार्केटिंग वैल्यू कैसी है, डिग्री वैल्यू कैसी है। 6 से 7 इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। जी सर। ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको बात समझ में आ गई? इस तरह हर बंदे ने अपनी Yes. रिसर्च में एक मॉडल बनाना होता है, ठीक है, Okay. जिसके अंदर उसमें बताने होते हैं ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल है। Yes, sir. ये लॉजिक क्लियर हो गई? जी Yes. सर। तो आपसे वाइवा में ये सवाल पूछा जाएगा, आपसे थीसिस में ये सवाल पूछा जाएगा कि आप अपना थ्योरेटिकल मॉडल दिखाएं, आप अपना रिसर्च मॉडल दिखाएं। तो समझ जाएंगे आप क्या बात करना चाह रहे हो? Yes. यस सर। अच्छा, अभी सही है, लेकिन रिसर्च पहले मॉडल है। एक सेकंड, जवाना का मैसेज आया, डिस्टरबेंस बहुत हो रही है। तो बाकी सबको भी डिस्टरबेंस हो रही है, सिर्फ उनको हो रही है? नो सर, हमें नहीं हो रही। हमें नहीं हो रही। फिर उनका ऐसे नो सर। स्पीकर का ये कोई माइक की थोड़ी डिस्टरबेंस है सर। सर 3G ऑन करवा दें सर, ये वाईफाई पे लग कर। देखिए, मेरे घर तो बहुत खामोशी है, सुम मुम बुकुम युम है। सर मेरे घर भी खामोशी। अब मसला ये सर है आवाज आ रही है आपकी ठीक। या तो एक काम करें, हर बंदा अपना माइक म्यूट कर दे, सिर्फ मैं ही बोलता रहूं। यस सर सर, कोई ये ठीक है। कोई बाहर बैठ के यूज कर रहा है वो। आपने जो लिखना है ना वो आप चैट पे लिख दीजिएगा, क्योंकि Okay. मैं म्यूट कर देता हूँ सारे, ठीक है। मैं जिसने लिखना है ना वो चैट पे लिख दे।
सर आपका अपना माइक म्यूट हो गया। नहीं होता। ओके अच्छा क्लास, मैंने सबकी आवाज को म्यूट कर दिया है। अब मुझे चैट पे बताएं मेरी आवाज अब क्लियर है या क्लियर नहीं है। अनिला, अब आप बताएं, आपका मैसेज आया हुआ है ना। ये फैसल और मरियम फिर से अपना माइक ऑन कर दिया उन्होंने। म्यूट करें आप दोनों अपना माइक। ठीक है, अब कोई अपना माइक ऑन ना करे, हर बंदा अपना माइक म्यूट ही रखें। आपने जो भी बात करनी है चैट पे लिख दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो रही है और आपके सवाल पूछने में टाइम लगेगा तो पहले आप लिखिएगा स्टॉप, रुक जाएं। मैं फिर पॉज करूंगा, फिर आप अपना सवाल टाइप कर दीजिएगा आराम से। तो आप मुझे स्टॉप का मैसेज करके या पॉज का मैसेज कर दीजिएगा तो मैं रुक जाऊंगा, तो आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा फिर मुझसे। ठीक है, तो या तो जब आप मुझे पॉज कहेंगे मैं म्यूट हो जाऊं तो अपना माइक ऑन करेगा, सवाल पूछेगा, फिर माइक को म्यूट कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप थीसिस में जाएंगे, वाइवा में जाएंगे, रिसर्च में जाएंगे, तो आपका सुपरवाइजर कोई भी आपसे ये बात पूछ सकता है कि बताएं आपका रिसर्च मॉडल क्या है। तो टेक्निकली वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बताएं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये हमारे इंडिपेंडेंट है, ये हमारे डिपेंडेंट है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपनी मर्जी से ये एरो नहीं बना सकते जब तक आपके पास लिटरेचर की सपोर्ट ना हो। इसका मतलब ये है, अगर आप फीस को नंबर ऑफ एडमिशन पे लेके गए हैं या टीचिंग क्वालिटी को नंबर ऑफ एडमिशन पे लेके गए हैं, तो इन सब का रेफरेंस आपके पास होना चाहिए। बिना रेफरेंस के आप ये काम नहीं कर सकते कि बिना रेफरेंस के आप ये एरो नहीं बनाएंगे। और एक सेकेंड, चलिए क्लास, ये वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर दूं ताकि प्रोसेस आगे बढ़े। जी एक सेकंड रुकिए, मैं चैट ओपन कर दूं साथ साथ। जी स्टार्ट करूं मैं दोबारा। अच्छा क्लास, ये मॉडल में आप जो एरो बना रहे हैं, आप अपनी मर्जी से ये एरो नहीं बना सकते। आपको हर चीज के पीछे रेफरेंस चाहिए होगा। मतलब कोई भी एरो आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। हर एरो के पीछे आपको कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए होता है। मतलब आपको लिटरेचर से सपोर्ट करना होगा। अब एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है जो मैं आपको समझाऊं। एक्सेल पे समझा देता हूँ, आसानी होगी मेरे लिए। कि इसे बंद करता हूँ, नई फाइल ओपन कर लेता हूँ। एक सेकंड। एक्सेल 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 जी। चैट कहाँ गया? जी ये देखें, माने ये आर्टिकल 1 है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट को मैं आईवी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और डिपेंडेंट को मैं डीवी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये लॉजिक समझ में आ गई? ये आर्टिकल 1, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में इंडिपेंडेंट है x1, x2, x3, x4 और डिपेंडेंट है y1।
अब x1, x2, x3, x4 में आप कोई भी वेरिएबल पुट कर सकते हैं, y1 में आप कोई भी वेरिएबल पुट कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम मार्केटिंग के एग्जांपल कर रहे थे उसका नाम फाइनेंस के एग्जांपल भी डाल सकते हैं। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है y, जिसको मैं कह सकता हूँ स्टॉक प्राइस। इंडिपेंडेंट में डाल दूँ इन्फ्लेशन। स्टॉक प्राइस डिपेंड करती है इन्फ्लेशन के ऊपर, जीडीपी के ऊपर, एफडीआई के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो 4 मेरे इंडिपेंडेंट हो गए, ये मेरा डिपेंडेंट हो गया। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गई आपको? चलें आगे मूव करते हैं। अब आर्टिकल नंबर 2 है। आर्टिकल नंबर 2 के अंदर इंडिपेंडेंट है x5, x6, x7, x8 और इसमें डिपेंडेंट है y1। इस तरह का आर्टिकल नंबर 3 है। आर्टिकल नंबर 3 में इंडिपेंडेंट है x9, x10, x11, x12 और यहाँ पे डिपेंडेंट आपका हो गया y1। अब आप नोट करें 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, तीनों में डिपेंडेंट y है। मतलब तीनों में डिपेंडेंट वेरिएबल स्टॉक प्राइस है, पर तीनों के इंडिपेंडेंट डिफरेंट है। पहले के 4 इंडिपेंडेंट कुछ और है, दूसरे के 4 इंडिपेंडेंट कुछ और है, तीसरे के 4 इंडिपेंडेंट कुछ और है। अब जो नॉर्मल बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, पूरा आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जब वो एक आर्टिकल करते हैं तो वो कहते हैं हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y1 है और ये 4 हमारे इंडिपेंडेंट है। उन चारों के रेफरेंस भी दिखा देते हैं कि देखिए हमारे पास लिटरेचर से साबित है कि इन चारों का इम्पैक्ट y1 पे पड़ा है। नॉर्मली इस पे ऑब्जेक्शन ये उठ जाता है कि आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं, आप लोग डुप्लीकेट काम कर रहे हैं। ये काम तो पहले हो चुका है, ये रिसर्च तो पहले हो चुकी है, तो सेम रिसर्च को रेप्लिकेट करने का क्या फायदा, सेम रिसर्च को दोबारा कंडक्ट करने का क्या फायदा। आप एक ही काम दोबारा कर रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। तो नॉर्मली सुपरवाइजर ऐसे टॉपिक रिजेक्ट कर देता है कि भाई ये काम तो ऑलरेडी हो चुका है, x1, x2, x3, x4 का इम्पैक्ट y1 पे चेक ऑलरेडी हो चुका है, तो आप दोबारा चेक क्यों करना चाह रहे हैं, ये तो आप रेप्लिकेट कर रहे हैं। ये लॉजिक समझ में आ गई? ठीक है, यूसरा से पूछा, यूसरा को ये लॉजिक समझ में नहीं आई? यूसरा सिद्दीकी, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आपने यहाँ पे मॉडल बनाया था, ये वाला मॉडल, तो मैंने आपसे कहा था ये जो सारे एरोज आ रहे हैं इनका कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए होगा आपको। आप माने आपने 3 आर्टिकल डाउनलोड किए रेफरेंस गूगल स्कॉलर वगैरह से। पहला आर्टिकल ये था, दूसरा आर्टिकल ये था, तीसरा आर्टिकल ये था। आपने ये पूरा आर्टिकल उठा लिया, आपने कहा ये रिसर्च मैं दोबारा कंडक्ट करती हूँ। आपने अपना डिपेंडेंट वेरिएबल y1 को रखा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन चारों को रखा, x1, x2, x3, x4। इन चारों का रेफरेंस आपके पास अवेलेबल है और आपने चारों का रेफरेंस आर्टिकल 1 से ही लिया है। अब टेक्निकली देखा जाए तो आपने जो मॉडल बनाया है आपके पास इसका रेफरेंस अवेलेबल है, लेकिन हो सकता है आपका सुपरवाइजर इस बात पे ऑब्जेक्शन उठा दे कि आपने एक रिसर्च को उठा के एग्जैक्ट वैसा ही उसको रेप्लिकेट कर दिया, डुप्लीकेट किया है, तो इसमें आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक रिसर्च जो पहले हो चुकी है आप उसी को रिपीट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो अप्रूवल ना करें, वो कहे कि ये काम मैं अप्रूव नहीं कर रहा क्योंकि आप एक ही काम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। आपने चारों वेरिएबल उठाए हैं एक ही आर्टिकल से, तो इसमें आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब रेफरेंस तो है आपके पास, लेकिन उसके बावजूद सुपरवाइजर इसलिए ओके नहीं कर रहा क्योंकि इसमें कोई नया काम नहीं है, कोई नयापन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक काम जो ऑलरेडी हो चुका है आप उसी काम को रेप्लिकेट कर रहे हैं। ये लॉजिक समझ में आ गई? चलें आगे चलते हैं। अब आप अपनी मर्जी से वेरिएबल ले आए, आपने कहा y1 डिपेंड कर रहा है b1 पे, c1 पे, तो सुपरवाइजर कहकर रेफरेंस दो। बिना रेफरेंस के काम नहीं होता। तो इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूज इस बात के ऊपर होते हैं कि जब हम रेफरेंस लेके आते हैं तो सुपरवाइजर कहता है ये काम तो ऑलरेडी हो चुका है, और अगर हम विदाउट रेफरेंस आएंगे तो सुपरवाइजर को लगता है कि ये काम बिना रेफरेंस के हो ही नहीं सकता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बिना रेफरेंस के भी हम काम नहीं ला सकते, तो अगर हम रेफरेंस के साथ आएंगे तो सुपरवाइजर कहता है ये काम हो चुका है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन समझे। माने कि मेरा आर्टिकल है ये माय रिसर्च, अब मुझे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट डिसाइड करने हैं। तो ये मेरा IV का कॉलम बन गया, ये मेरा DV का कॉलम बन गया। DV में मैंने लिख दिया y1, IV में क्या लिखूंगा x1,
x5 x9। अब देखें मेरे मॉडल के अंदर ये तीन मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये y1 मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये तीनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और ये डिपेंडेंट हो जाएगा। ये मॉडल पहले कभी भी नहीं बना, लेकिन x1 का y पे इम्पैक्ट है, इसका रेफरेंस ये रहा। x5 का y1 पे इम्पैक्ट पड़ता है, इसका रेफरेंस ये रहा। और x9 का y1 पे इम्पैक्ट पड़ता है, इसका रेफरेंस ये रहा। तो मेरे पास अपने हर एरो का रेफरेंस अवेलेबल है, मतलब मैंने अपना नया मॉडल बना भी लिया और मैं ये साबित भी कर सकता हूँ कि मैंने बिना रेफरेंस के कोई काम नहीं किया। हर एरो का रेफरेंस मेरे पास अवेलेबल है। ये लॉजिक समझ में आ गई आपको? तो सर ये भी एक रेप्लिकेशन नहीं हुई? रेपिटेशन नहीं हुई ना, क्योंकि जो मॉडल आपने बना के दिया है ये मॉडल पहले कभी बना ही नहीं है, ये एक नया मॉडल है। कोई क्वेश्चन पूछना तो आप पूछें। आप अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ लें अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो। जिसने क्वेश्चन पूछना है वो पहले माइक ओपन कर लिया करे, क्वेश्चन पूछ लिया करे, फिर म्यूट कर दिया करे। और अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर चैट विंडो में लिख दें कि भाई आगे प्रोसीड करें। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं किसी भी टॉपिक पे आप डिफरेंट आर्टिकल डाउनलोड करें। अब ये आर्टिकल डाउनलोड कैसे होंगे ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, जो मैंने सेक्शन सी की क्लास में करवाया है। उसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूंगा। उसके अंदर मैंने सब सिखाया हुआ है, आर्टिकल सर्च कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं। दूसरी बात ये कि सेक्शन सी ने आमिर मंजूर साहब से ई कॉमर्स पढ़ा था, उन्होंने ज़ुटीरो सीखा है। तो आप लोगों ने ज़ुटीरो सीखा हुआ है या नहीं सीखा हुआ? सर आमिर मंजूर से पढ़ा तो था लेकिन ये नहीं सीखा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक सेशन को उन्होंने करवाया और दूसरे को ना करवाया हो? उन्होंने साइटेशन देने का स्टाइल सिखाया हुआ, एक सॉफ्टवेयर ज़ुटीरो नाम का, वो उन्होंने करवाया होगा आपको। नहीं पढ़ा सर। सर मैंने दिया था सर को। एक काम करें, नहीं जो पढ़ा सर, मैंने सीखा था उनसे, बाकी क्लास में नहीं सीखा था। किसने सर सीखा? बाकी क्लास को सर ने नहीं बताया था, मैंने इकरा। तो ये कैसे पॉसिबल है एक को सिखाया हो बाकियों को ना सिखाया हो? सर क्योंकि सब चले गए थे ना, सब वो क्लास के एंड में सिखा रहे थे। अच्छा, मैंने जो उन्होंने सुबह हमें असाइनमेंट में दे दिया था करने के लिए। अब उन स्टूडेंट्स की मर्जी थी, जिनको सीखना था उन्होंने डाला था और जिन्होंने नहीं सीखा उन्होंने बस ऐसे ही कर दिया। अच्छा, मैंने उस वीडियो के अंदर ना एक सॉफ्टवेयर मेंडली, ज़ुटीरो जी मेंडली सर। दोनों का एक ही काम होता है, ठीक है। मैंने जो सुबह की क्लास ली उसमें मैंने मेंडली ने यूज करके दिखाया है, उन्होंने सिखाया मेंडली का ऑप्शन। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर भी आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं अलग से करवा दूंगा। तो जो वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा उसके अंदर मेंडली का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें ये भी सिखाया गया है कि आर्टिकल को डाउनलोड कैसे करना है, अगर कोई आर्टिकल पेड है उससे फ्री में कैसे डाउनलोड करना है स्काई हब के थ्रू, उसकी साइटेशन कैसे देनी है, साइटेशन और रेफरेंस का फर्क क्या होता है, साइटेशन और कोटेशन का फर्क क्या होता है, सारे टॉपिक मैंने वहाँ पे कवर कर दिए है। तो इंशाल्लाह मैं वीडियो शेयर करूंगा, उसके अंदर से आप सारे ऑप्शन देख लेंगे। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गई? बस यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गई, तो चलें आगे चलते हैं, ठीक है। अब आ जाए वर्ड पे। अब हमने अपना एक मॉडल बना लिया है और मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हमें हर एरो के, मैं एक काम करता हूँ आपको सैंपल के तौर पे, चलें फिर मैं अगली क्लास में कुछ डाउनलोड करके रखूँगा और फिर आपको सैंपल के तौर पे दिखा दूंगा कि किस तरह से मैंने 3-4 आर्टिकल्स को मिला के फिर एक आर्टिकल बना लिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पहले पहले या मेकअप क्लास के अंदर मैं ऑलरेडी, क्योंकि अभी मैं डाउनलोड करूँगा तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास से पहले वो मैं आर्टिकल डाउनलोड करके आपको दिखा दूंगा किस तरह से हम डिफरेंट आर्टिकल्स को मिला के एक आर्टिकल बनाते हैं। अब आ जाए हाइपोथेसिस पे। मैं अभी मैं ट्राई करता हूँ, अभी कर दूंगा आपको, ताकि अभी करके दिखा देता हूँ आपको।
जी क्लास, आवाज आ रही है आपको? हेलो। यस ये सर। आ रही है आपको? अब देखिए, मैंने ना कुछ आर्टिकल डाउनलोड किए थे, ये डिफरेंट आर्टिकल्स मैंने डाउनलोड किए हुए, ठीक है। इसमें से एक आर्टिकल मैं ओपन करता हूँ। ये आर्टिकल मैंने ओपन किया, इसका मॉडल देखते हैं, समझ मॉडल दिया हुआ तो इसके अंदर नहीं, दूसरा ओपन करते हैं। अच्छा, मैं ऐसा आर्टिकल ढूंढ रहा हूँ जिसमें डायग्राम की शक्ल में मॉडल दिया हो, क्योंकि जो हमने पढ़ा है ना वो हमें समझ में आ जाए, जो अभी हमने डिस्कस किया है उसी शेप में हो तो फिर थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये देखें, क्लास के सामने दिख रहा है आपको? हेलो। यस सर, दिख रहा देखें, है। ये इंटरनल सर्विस क्वालिटी का इम्पैक्ट चेक कर रहा है किसके ऊपर? क्लास सामने देखें, जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन पे। ये मैं कहीं ना कहीं नोट कर लूंगा। अब मैंने नया आर्टिकल ओपन किया, इसका डायग्राम देखते हैं। अब ये देखें, ये इंटरनल मार्केटिंग इम्पैक्ट किस पे चेक कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। अब मैं अगर दोनों को मिलाऊं तो मेरा मॉडल बना, इंटरनल मार्केटिंग का इम्पैक्ट जॉब सेटिस्फेक्शन पे भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट पे भी होता है। ये बात समझ में आ गई? यस। तो मेरे पास एक इंडिपेंडेंट आ गए, दो डिपेंडेंट आ गए। और आर्टिकल ओपन करूं, अगला आर्टिकल ओपन किया, में कोई डायग्राम नहीं है, कोई और करते हैं। अब ये देखें, ये इंटरनल मार्केटिंग इम्पैक्ट किस पे हो रहा है? कस्टमर ओरिएंटेशन पे। अब हमारा जो पुराना आर्टिकल था उसमें आपको याद करें, इंटरनल मार्केटिंग इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट पे हो रहा था, याद आया आपको? यस। अब देखें मॉडल क्या बन रहा है मेरा, आपको मॉडल बना के दिखाता हूँ सारा। अभी तक मैंने 3-4 आर्टिकल ओपन किए और मैं आपको पूरा मॉडल बना के दिखाता हूँ कि इस मॉडल में हो क्या रहा है। उसने कहा इंटरनल मार्केट, दिखाता हूँ आपको। इंटरनल मार्केटिंग का इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट पे, इंटरनल मार्केटिंग का इम्पैक्ट कस्टमर ओरिएंटेशन पे, 2 हो गए। यस। यस सर। पुराने आर्टिकल में था इंटरनल मार्केटिंग का इम्पैक्ट जॉब सेटिस्फेक्शन पे है, याद आया आपको? यस। यस। और हमारे पास कमिटमेंट की 2 साइटेशन आ गई है। इस आर्टिकल से भी साबित हुआ, पिछले आर्टिकल से भी साबित हुआ। ये बात समझ में आई आपको? जी। अगर मैं एक और आर्टिकल ओपन करूं उसमें कुछ और मिलेगा। ये देखें, एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है ना? यस सर। और एम्प्लॉय एंगेजमेंट का इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है? जॉब सेटिस्फेक्शन। ये बात समझ में आ गई आपको? यस। तो ये अगर मैं 8-10 आर्टिकल डाउनलोड करूंगा तो मैं सबको मिला जुला के अपना एक मॉडल बना लूंगा। नहीं बनाया। यस। क्या नहीं बनाया? क्लास की लॉजिक समझ में आ गई? यस सर। तो ये डेमो हो गया। जी। अच्छा, क्या नाम है उनका? आमिर मंजूर साहब ने आपको स्काई है वो आर्टिकल डाउनलोड करने वाला ऑप्शन बताया था? नो। अच्छा, वो भी चले, वो भी वीडियो में आप देख लीजिए, मैं वीडियो आपसे शेयर की है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपके साथ? यस सर।
ठीक है, अभी जो मैंने ओपन किया था कहाँ गया, ये रहा, या पे इसको बंद करूँ जी। अब आता है हाइपोथेसिस पे। हमने नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सब पढ़ा होगा, याद है? नल ऑल्टरनेटिव में फर्क क्या था? बस नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में फर्क क्या था? हेलो सर एक मिनट। अच्छा क्लास, यहाँ पे एग्जांपल कर लेते दोबारा से। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सेल्स, आवाज आ रही है आपको? यस सर। यहाँ पे प्राइस कर दिया, यहाँ पे क्वालिटी कर दिया, यहाँ पे टेस्ट कर दिया। मुझे लगता है खाने की जो सेल है वो डिपेंड करता है प्राइस कितनी, क्वालिटी कितनी, टेस्ट कितना है। ये लॉजिक समझ में आ गई? यस। हमने नल हाइपोथेसिस में पढ़ा था रिलेशनशिप नहीं होता, याद होगा आपको? यस सर। ऑल्टरनेटिव में पढ़ा था रिलेशनशिप होता है, यस याद है नहीं याद? याद है। यस सर। तो हमने दो हाइपोथेसिस, नल और ऑल्टरनेटिव। प्राइस और सेल का नल हाइपोथेसिस बनाए आप लोग, कैसे बनेगा? प्राइस और सेल का नल हाइपोथेसिस कैसे बनेगा? अरे एक बार आप बता के बना के बताइए। मैं कहूंगा देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सेल। क्या बनेगा, रिपीट करें? There is no relationship between price and sale. क्वालिटी और सेल्स का कैसे बनेगा? There is no relationship between quality and sale. ठीक है, और टेस्ट का कैसे बनेगा? There is no relationship between the taste and sale. ये नल बन रहा था, अब ऑल्टरनेटिव बनाए। प्राइस और सेल का ऑल्टरनेटिव कैसे बनेगा? Sales is dependent upon the दोनों price. बातें आप ये भी लिख सकते हैं, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सेल, ये सेल इज डिपेंड ऑन प्राइस, इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन सेल, कुछ भी कह सकते हैं। पर वर्डिंग इस तरह की हो कि वर्डिंग से साबित हो रहा हो कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। Okay. ये बात समझ में आ गई? Yes. Yes. क्लास ये बात समझ में आ गई? Yes sir. Yes sir. तो बस आपने ये साबित करना है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, बस ये ऑल्टरनेटिव हो जाएगा। तो जब आप बोलते हैं रिलेशनशिप नहीं है तो ये नल हो गया, और जब आप बोलेंगे रिलेशनशिप है तो ये ऑल्टरनेटिव हो गया। अच्छा, आपने ऐसे में पढ़ा होगा नल एक्सेप्ट करना तो ऑल्टरनेटिव रिजेक्ट होगा, ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट करना तो नल रिजेक्ट होगा। ये बातें याद है आपको? Yes sir. इसकी लॉजिक समझ में आई? Sir yes. जाहिर बात है, या तो रिलेशनशिप होगा या तो रिलेशनशिप नहीं होगा। Yes. अगर रिलेशनशिप होगा तो कौन एक्सेप्ट होगा? Relationship होगा तो alternative accept होगा। और रिलेशनशिप नहीं होगा तो Null accept होगा। इन दोनों में से कोई एक ही बात होगी ना? Yes sir. Yes. आपको ये लॉजिक समझ में ये क्यों कहा जाता है कि एक एक्सेप्ट होगा तो दूसरा रिजेक्ट होगा? Yes sir. क्लास बाकी सबको भी लॉजिक समझ में आ गई? मैसेजेस में बता दें। चलें, गुड है। अब इसमें एक और चीज, मैंने आपको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल बताया था, नहीं बताया था? डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल में क्या डिफरेंस है? मैं रिपीट कर दें। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या तो डायरेक्शनल होगा, डायरेक्शन से बना है, या तो नॉन डायरेक्शनल होगा। ठीक है, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, ये दो वर्ड याद हो गए?
Yes. डायरेक्शनल। अब मैं कहता हूँ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सेल, ये नल है या ऑल्टरनेटिव है? Alternative. अब सुने, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सेल, ये नल है या ऑल्टरनेटिव Directional. है? Alternative directional. अभी अभी इस पर डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ नल और ऑल्टरनेटिव में बताएं। देयर इज अ रिलेशनशिप, Alternative. देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सेल। Alternative. जो मेरी पहली स्टेटमेंट थी ना, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सेल, उसमें मैंने ये बात बताई नहीं थी कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जिसमें ये बात बताया ना जाए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको नॉन डायरेक्शनल कहा जाएगा। लॉजिक क्लियर हो गई? Yes, sir. और जिसमें इस बात को बताया जाए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको क्या कहा जाएगा? डायरेक्शनल। Okay. ये बात समझ में आ गई? Yes. क्लास की लॉजिक क्लियर हो गई? तो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बताया जाएगा वो डायरेक्शनल, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बताया जाएगा वो क्या है? नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल। क्लियर हो गया? यस। अब मैं कहता हूँ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये नल है या ऑल्टरनेटिव है? Repeat, sir. देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये नल है या ऑल्टरनेटिव है? Alternative. डायरेक्शनल है नॉन डायरेक्शनल है? Non-directional. लेकिन अगर मैं कहूँ देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये क्या है? Directional alternative. ये है। क्लास की समझ में आ गया बाकी सबको? जी चलें, इसमें एक और बात समझे। स्टैटिस्टिक्स में डायरेक्शनल को वन टेल कहा जाता है और नॉन डायरेक्शनल को टू टेल कहा जाता है। अगर आपको याद हो ना, तो जहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता था उसको वन टेल कहते थे, क्योंकि ग्रेटर देन पॉजिटिव को शो कर रहा है, लेस देन नेगेटिव को शो कर रहा है। और जहाँ पे नॉट इक्वल टू होता था उसको टू टेल कहते थे। उसकी वजह ये नॉट इक्वल टू का मतलब है हमें खुद नहीं पता कि बात पॉजिटिव में जाएगी या नेगेटिव में जाएगी। तो जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन ना हो उसको टू टेल कहा जाएगा। ये बात भी याद रखें, जरूरी नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव का वर्ड ही हो। ग्रेटर देन का वर्ड यूज हो सकता है, लेस देन का वर्ड यूज हो सकता है, अबव का वर्ड यूज हो सकता है, बिलो का वर्ड यूज हो सकता है। ये लॉजिक क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. सही है। तो जहाँ पे नो रिलेशनशिप की बात हो, नो इम्पैक्ट की बात हो, नो डिफरेंस की बात हो, वो नल है। जहाँ पे रिलेशनशिप हो, जी सर एक दफा वन टेल टू टेल वापस बता दें। नॉन डायरेक्शनल को टू टेल कहा जाता है, डायरेक्शनल को वन टेल कहा जाता है। फिर इसके आगे मतलब क्यों कहते हैं? देखिए वन टेल का मतलब क्या है, आप उसको डायरेक्शन, जैसे आप कहते हैं कि भाई इन दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज भी कम होगी। जैसे कि पेप्सी और वेट, पेप्सी बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा, पेप्सी कम होगी तो वेट कम होगा। इससे हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप। जैसे इनकम और सेविंग, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, इनकम कम होगी सेविंग कम होगी। इनकम एक्सपेंस में भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इनकम बढ़ेगी एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, इनकम कम होगी एक्सपेंसेस भी कम होंगे। तो इसे मैथमेटिक्स की जबान में डायरेक्ट रिलेशनशिप कहा जाता है, रिसर्च में हम इसको पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं। रिसर्च में नेगेटिव रिलेशनशिप को मैथमेटिक्स में इनवर्स कहा जाता है। इसका मतलब होता है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। जैसे कि ग्रीन टी और वेट, ग्रीन टी बढ़ेगी तो वेट कम होगा, ये इनवर्स रिलेशनशिप है। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो सेविंग कम होगी, ये इनवर्स रिलेशनशिप है। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, ये इनवर्स रिलेशनशिप है। तो रिसर्च की जुबान में इसको नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं, मतलब एक Okay. चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। यहाँ तक बात साबित हो गई? Yes. आपको पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया? Yes. तो अगर आप जब कहते हैं कि इस चीज का इस चीज पे रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? Right. तो इसको हम टू टेल कहते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव पे भी जा सकता है और नेगेटिव पे भी जा सकता है। लेकिन अगर हमें पता हो कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये वन टेल में होगा। फिर ये बात समझ में आ गई? Yes. लॉजिक होगी क्लियर? Yes. अब मैं कहता हूँ गैदरिंग का इंसान पे फर्क पड़ता है, सोबत का इंसान पे फर्क पड़ता है। अब पॉजिटिव भी पढ़ सकता है नेगेटिव भी पढ़ सकता है, राइट? Right.
तो ये टू टेल है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। Okay. रिसर्च की जबान में इसको नॉन डायरेक्शनल कहेंगे। Okay. सही है। और इसमें क्या कहते हैं उसको, नाम भूल गया मैं उसका। और स्टेटिस्टिक्स में टू टेल कहेंगे, रिसर्च की जबान में नॉन डायरेक्शनल कहेंगे। और अगर मैं कह दूं देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, तो रिसर्च की जबान में इसको डायरेक्शनल कहेंगे और स्टेटिस्टिक्स की जबान में इसको वन टेल बोलेंगे। ये लॉजिक समझ में आ गई? सर रिपीट कर दें। रिसर्च में जो डायरेक्शनल है वो स्टेटिस्टिक्स का वन टेल है, रिसर्च में जो नॉन डायरेक्शनल है वो स्टेटिस्टिक्स का टू टेल है। ओके। ये लॉजिक क्लियर हो गई? यस। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो गया? जी सर। बाकी यस सर। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं बताना भूल गया, आप ये रट्टा नहीं मार सकते क्या इंडिपेंडेंट और क्या डिपेंडेंट। उसकी वजह ये सिचुएशन चेंज होगी, रिजल्ट चेंज होगा। मतलब जैसे मैं आपसे पूछूं सैलरी और सेटिस्फेक्शन, इसमें से इंडिपेंडेंट कौन सा है सैलरी। और सर डिपेंडेंट किस कौन सा है? चीज पे बेस? सैलरी और सेटिस्फेक्शन में इंडिपेंडेंट सैलरी है और सेटिस्फेक्शन डिपेंडेंट है, क्योंकि सैलरी चेंज होगी तो सेटिस्फेक्शन चेंज होगी, ठीक है। लेकिन दूसरी रिसर्च है जिसके अंदर दो वेरिएबल है, सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। इस केस के अंदर सेटिस्फेक्शन इंडिपेंडेंट हो गया और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि पहले सेटिस्फेक्शन चेंज होगी फिर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस चेंज होगी। ये लॉजिक समझ में आती है? यस। अब मैं आपसे पूछूं कि सेटिस्फेक्शन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो आप कहेंगे जो पहला रिसर्च मॉडल था उसके अंदर सेटिस्फेक्शन डिपेंडेंट था, जो दूसरा रिसर्च मॉडल है उसके अंदर सेटिस्फेक्शन इंडिपेंडेंट है। ये लॉजिक समझ में आ गई? अब जो सेकंड रिसर्च थी उसके अंदर सेटिस्फेक्शन इंडिपेंडेंट था और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डिपेंडेंट था, ठीक है। तीसरी रिसर्च में क्या हुआ, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस लिया हुआ है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन लिया हुआ है कि जितनी ज्यादा अच्छी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस होगी उतनी ज्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी, ठीक है। इस केस के अंदर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंट हो गया और कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिपेंडेंट हो गया। ये लॉजिक समझ में आ गई आपको? यस। तो इसका मतलब हम रट्टा Yes, नहीं sir. मार सकते क्या इंडिपेंडेंट और क्या डिपेंडेंट है। हर रिसर्च के अंदर सिचुएशन अलग होगी, सिचुएशन को देख के हमें बताना पड़ेगा इसमें से इंडिपेंडेंट कौन सा डिपेंडेंट कौन सा है। ये लॉजिक समझ में आ गया आपको? यस सर। क्लास ये लॉजिक क्लियर है? तो पॉसिबल है आपके मॉडल के अंदर जो इंडिपेंडेंट हो किसी और के मॉडल के अंदर वो डिपेंडेंट हो, या आपके मॉडल में जो डिपेंडेंट है किसी और के मॉडल में वो बोले इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट हो। ये लॉजिक क्लियर हो गई? यस। यस। क्लास यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नो सर प्रोसीड। अच्छा क्लास आगे चले, चैट पे बता दें सारे बच्चे ताकि मुझे आइडिया हो। सर ब्रेक कब होगी, होगी या नहीं? ब्रेक अच्छा एक से रुक जाए, अभी कर लें। अभी वैसे भी इसका टाइम हो गया, 1:15 हो गया है, जोहर का टाइम भी हो गया है, तो आपके आधे घंटे की ब्रेक होती है ना? यस सर। एक काम Yes, sir. करें कि एक से रुक जाए। हेलो, मीटिंग और मॉडिटिंग पे आ जाएं। मैं मैसेज कर देती हूँ, आधे लोग चले गए थे तो मैंने मैसेज कर दिया है। चलिए आप सबको मैसेज करें, तब तक मैं मीटिंग मॉडिटिंग पे आ जाता हूँ। जी। सर मैंने कर दिया मैसेज। बैक। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी सर। स्टार्ट करें। सर सब मैसेज पे यस कर दें तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने मैसेज कर दिया वैसे। मैंने 50 का टाइम दिया था ना?
जी सर आ गए सर, आप कर दें स्टार्ट। यस सर, स्टार्ट कर दें। अच्छा अच्छा, ये बुक में चैप्टर नंबर है ये है चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 101, जो पीडीएफ मैंने आपसे शेयर किया ना, जी सर। उसमें पीडीएफ का पेज नंबर 101 है, चैप्टर नंबर 5 है। हेलो, यस सर। एक से मुझे देखने दे जरा कौन Yes, कौन sir. बैठा मैनेज पार्टिसिपेंट 27 के 27, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। तो चैट का ऑप्शन कहाँ गया, मोर चैट, ये क्या है 45, यस। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं, ये इसे मैक्सिमाइज कर दूं जी। ये चैप्टर नंबर 5 है, पेज नंबर 101 है, ठीक है। ये मैंने चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 सेक्शन सी को करवाया है आज सुबह, ठीक है, जिसकी वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा। और आपको करवा रहा हूँ चैप्टर 5, इनकी वीडियो मैं उनसे शेयर करूंगा। ये बात समझिए। तो नेक्स्ट Okay. क्लास से पहले पहले 4 चैप्टर पढ़ने हैं, मैं रिपीट कर दूं, चैप्टर 1, 2, 4 एंड 5, ठीक है। Okay. अब इसमें क्या करना है, ये जब मैं आपसे वो वीडियो शेयर करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उस वीडियो के अंदर मैं तमाम डिटेल दी हुई है कि क्या क्या कवर करना है इसके अंदर, ठीक है। अब ये Okay, देख sir. लेते हैं, इस चैप्टर का टॉपिक देख लें। ये डिपेंडेंट वेरिएबल हमने कर लिया, Yes. इंडिपेंडेंट भी कर लिया, Yes. यस मॉडरेटिंग बचा, मीडिएटिंग बचा, ठीक है। Yes. नीचे हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, नल, ऑल्टरनेटिव हम सब कर चुके हैं। यस तो अभी हमारे 2 टॉपिक आ गए, मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग, ठीक है। यस डिस्कस करें। Yes, sir. यस चलें बुक में चैप्टर देखते हुए जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये चैप्टर 1 का पार्ट है, ये जब आप ये वीडियो देखेंगे ना तो सेक्शन सी वाली, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। Okay, sir. अब देखिए, हमने जो शुरू में पढ़ा था ना, वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, तो ये सारी Yes. चीजें इसमें कवर की हुई है। द वैल्यू दैट डिफर वेरियस टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, याद आया आपको। तो ये वेरिएबल की डेफिनेशन दी हुई है सारी की सारी, ठीक है। आगे चलें। Yes, sir. अब ये इसमें एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, फिर इसने टाइप ऑफ वेरिएबल दी है। हमने इसको रोल ऑफ वेरिएबल के नाम पे पढ़ा है, ठीक है। Okay, sir. ये देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम दिया हुआ है क्राइटेरियन वेरिएबल, दिख रहा है, जूम इन करूं, सर ठीक था पहले। दिखा आपको। Yes, sir. Yes, जी sir. सर। और इंडिपेंडेंट का दूसरा नाम प्रेडिक्टर दिया हुआ है, ठीक है। Okay. मीडिएटिंग का दूसरा नाम होता है इंटरवीनिंग, ठीक है। ओके Okay, ये sir. डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन दी हुई है, ये आप एक दफा रीड करिएगा, इसमें तो जो बात समझ में नहीं आती मैं मुझसे डिस्कस करिएगा, ठीक है। इसके Okay. बाद ये कहाँ गया आपका, ये एक्सरसाइज दी हुई है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। 2-3 एग्जांपल्स दे दिए हैं, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दे दी है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे दी है, Yes. सही है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एग्जांपल्स दे दिए हैं और नीचे पे प्रैक्टिस के लिए दे दिया है, ठीक है। अब ये Yes, sir. देखें, न्यू प्रोडक्ट सक्सेस इंडिपेंडेंट है, स्टॉक में डिपेंडेंट है। जाहिर बात है, आपकी न्यू प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी तो इससे आपके स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारी चीजें हम पढ़ Yes. चुके हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, क्लियर हो गया। Yes, sir. आगे एक और चीज पे आते हैं, ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मैनुअल्स और रिजेक्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया। Yes, sir. अब मुझे एक कंसेप्ट समझाएगा। अब मॉडरेटिंग पे आते हैं, मॉडरेटिंग क्या होता है ये समझिएगा। अब माने हमने चार्ट का बनाया था, ये मैं एक काम करता हूँ, इसे इनकम एक्सपेंस कर देता हूँ, दिख रहा है ना आपको। माने ये इनकम है और ये एक्सपेंस है, Yes. ठीक है। इनकम एक्सपेंस हो गया। अब ये मॉडल ये कह रहा है इनकम चेंज होगी तो एक्सपेंस चेंज होगा, राइट। Yes. अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनकम और अच्छा एक सेकंड, ये देखें,
इनकम का इम्पैक्ट एक्सपेंस पे पड़ रहा है, ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट है। और ये जो एरो है ये क्या शो कर रहा है, ये रिलेशनशिप शो कर रहा है। वो एरो की डायरेक्शन क्या शो कर रही है, लो कि इसका इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है। यस ये बात समझ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट एक्सपेंस पे पड़ रहा है। इस पे पड़ रहा है, यहाँ से आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, ये एरो रिलेशनशिप शो कर रहा है। अब मुझे लगता है इनकम और एक्सपेंस में जो रिलेशनशिप है ना, इसका ताल्लुक है आपका सिंगल और मैरिड होने से। अगर आप सिंगल है तो ये रिलेशनशिप कुछ और है, और अगर आप मैरिड है तो ये रिलेशनशिप कुछ और है। ये बात समझ में आई आपको? ओके तो जो मैरिटल स्टेटस है वो किसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, इनकम के ऊपर या एक्सपेंस के ऊपर? एक्सपेंसेस के ऊपर डालेगा। नहीं। अच्छा क्लास ये देखें, अगर मैं यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बनाऊं, आपकी बात मानूं और मैं यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बना दूं, नहीं अभी देखें मैरिटल स्टेटस बना दूं और मैं यहाँ पे इंसर्ट करूं, और कहाँ गया वो शेप। अब ये जानते क्या कह रहा है, ये कह रहा है इनकम का इम्पैक्ट भी एक्सपेंस से पड़ता है और मैरिटल स्टेटस का इम्पैक्ट भी एक्सपेंस से पड़ता है। यही बता रहा है ना? यस यही दिखा रहा है ना? यस इनकम का इम्पैक्ट भी एक्सपेंस के ऊपर है और मैरिटल स्टेटस का भी। मैरिटल स्टेटस का इम्पैक्ट भी एक्सपेंस के ऊपर, दोनों का इम्पैक्ट है एक्सपेंस के ऊपर। यस लेकिन मैंने आपसे ये बात तो नहीं कही थी, मैंने आपसे कहा था इनकम का इम्पैक्ट एक्सपेंस पे पड़ता है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ना, इस रिलेशनशिप के ऊपर मैरिटल स्टेटस इम्पैक्ट डालता है। समझ नहीं आ रही। जैसे डालता है। यस सर, मतलब इनकम और एक्सपेंस का रिलेशनशिप है, ठीक है, लेकिन ये रिलेशनशिप सिंगल्स में कुछ और होता है और मैरिड में कुछ और होता है। सही। तो टेक्निकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो मैरिटल स्टेटस का वेरिएबल है, ठीक है, वो इम्पैक्ट डाल रहा है किसके ऊपर, इनकम और एक्सपेंस के रिलेशनशिप के ऊपर। सर कैसे डाल रहा है ये? सर एग्जांपल एक दे दें। चलिए हम परसेंटेज की बात करते हैं। इनकम और एक्सपेंस में रिलेशनशिप है 40%, ठीक है। यस मैंने पूरी पॉपुलेशन से डेटा लिया और रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है 40%। क्लियर हो गया? यस फिर मैंने रिलेशनशिप का ब्रेकअप किया। जब मैंने सिर्फ मैरिड लोगों से रिलेशनशिप लिया तो 70% आ रहा था, और जब मैंने सिंगल लोगों से रिलेशनशिप लिया तो 10% आ रहा था। यस जब मैंने दोनों को कंबाइन किया तो 40 हो गया। ये बात समझ में आई? यस सर। अब इसमें एक लॉजिक समझे। मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्टडी आवर्स, सही। डिपेंडेंट वेरिएबल है सीजीपीए। ओके, इसको रिपीट करें। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्टडी आवर्स और डिपेंडेंट सीजीपीए। सीजीपीए यहाँ तक क्लियर है? यस। इन दोनों में रिलेशनशिप है 40%। ओके, क्लियर हो गया? इंडिपेंडेंट Yes. वेरिएबल है स्टडी आवर्स, डिपेंडेंट वेरिएबल है सीजीपीए, और दोनों की रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है 40%। यहाँ तक क्लियर है? यस। जब मैंने बीबीए में रिलेशनशिप देखा तो भी 40% है, एमबीए में रिलेशनशिप देखा तो भी 40% है। इसका मतलब है बीबीए के बच्चों में जो रिलेशनशिप है स्टडी आवर्स और सीजीपीए में, वही रिलेशनशिप एमबीए का स्टडी आवर्स सीजीपीए में। लॉजिक क्लियर है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं मैं ये एक MPA है क्वेश्चन पूछना क्या? चाह रहा था सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो स्ट्रेंथ रिलेशनशिप की बीबीए में आई वही रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ एमबीए में आई। सर ये समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। सर ये एक सवाल है सर, ये रिलेशनशिप का इन दोनों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे परसेंटेज का है? इसको अभी स्टडी आवर्स और सीजीपीए को लेके चले ना, यहाँ पे स्टडी आवर्स कर देता हूँ। ओके, स्टडी आवर्स है, सही है, और यहाँ पे लिखा है सीजीपीए, सही है। मैं कहना चाह रहा हूँ स्टडी आवर्स का इम्पैक्ट पड़ता है सीजीपीए पे। यस। और ये रिलेशनशिप कितना है? 40%। 40%। लिख देता हूँ मैं, 40% है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। अच्छा, जब मैंने ये रिसर्च का डेटा बीबीए से कलेक्ट किया, बीबीए के बच्चों से, तो भी रिलेशनशिप 40% आया। यस। सर ये आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है। और जब मैंने इसको एमबीए से किया तब भी 40% आया। ये बात समझ में आई?
बीबीए में भी रिलेशनशिप 40% आ रहा है, एमबीए में भी रिलेशनशिप 40% आ रहा है। ओके ये बात समझ में आ गई? यस इसका मतलब है स्टडी आवर्स का जो इम्पैक्ट सीजीपीए पे पड़ता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि वो बीबीए के या एमबीए एमबीए के है। ये बात समझ में आ गई? यस यस सर। तो बीबीए और एमबीए को मैं नाम दे देता हूँ प्रोग्राम का। प्रोग्राम ओके प्रोग्राम का मतलब है बच्चा बीबीए का है या एमबीए का एमबीए का है। ये बात क्लियर हो गई? यस अब देखें, आप इसकी लॉजिक समझिएगा। मैं अभी स्टडी आवर से ज्यादा सीजीपी पे, तो ये डायग्राम क्या बताना चाह रही है? ये डायग्राम डीआर इंडिपेंडेंट है और जी सीजीपीए डिपेंडेंट है। जी, ये डायग्राम ये बताना चाह रही है कि स्टडी आवर चेंज होंगे तो सीजीपी भी चेंज होगी, राइट? यस लेकिन अगर मैं प्रोग्राम से एरो यहाँ पे ले आऊं, अब जानते हैं इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना स्टडी आवर चेंज होने से भी सीजीपी चेंज होगी और प्रोग्राम चेंज होने से भी सीजीपी चेंज होगी। अगर बीबीए का बच्चा है तो सीजीपी कुछ और आएगी, एमबीए का बच्चा है तो सीजीपी कुछ और आएगी। ये बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि प्रोग्राम से एरो कहाँ पे आ रहा है? सीजीपी पे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस। अब इस एरो को मैं मिटा रहा हूँ, एक नया एरो लाता हूँ। अब इस बात का मतलब क्या है? प्रोग्राम चेंज होने से स्टडी आवर्स चेंज होंगे हाँ। और स्टडी आवर्स चेंज होने से सीजीपीए चेंज होगी। ये बात क्लियर हो गई क्लास? ये बात क्लियर हो गई? रिप्लाई करें। नहीं क्लास ये वाली डायग्राम क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर बीबीए और एमबीए का बच्चा है तो उसके स्टडी आवर्स कुछ और होंगे और स्टडी आवर चेंज होंगे तो सीजीपीए चेंज होगा। यहाँ तक क्लियर हो गई? यस यस सर। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो बोले। सर प्रोग्राम और सीजीपीए में अब कोई रिलेशनशिप नहीं है। नहीं, प्रोग्राम चेंज होगा तो स्टडी आवर चेंज होंगे, स्टडी आवर चेंज होगा तो सीजीपीए चेंज होगी। ओके यहाँ तक बात समझ में आ इतना गई? क्लियरली ये समझ नहीं आ रहा है। सर आ गया समझ। ये वाली एग्जांपल भाई हैंड पे यूज करो। ये एरो मत ड्रॉ करें, ये जो बच्चा स्क्रीन शेयर पे एरो शेयर करे वो मत करें, ठीक है? तो प्रोग्राम चेंज होने से स्टडी आवर चेंज हो रहा है, स्टडी आवर चेंज हो रहा है, सीजीपीए चेंज हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? यस चलें एक और डायग्राम बनाता हूँ। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? प्रोग्राम चेंज होने से सीजीपीए भी चेंज हो रहा है और जी, स्टडी आवर्स भी चेंज होंगे। प्रोग्राम चेंज होगा तो स्टडी आवर भी चेंज होंगे, प्रोग्राम चेंज और होगा तो CGPA सीजीपीए भी चेंज होगा और स्टडी आवर चेंज होगा तो सीजीपीए भी चेंज होगा, राइट? यस यही बात कहना चाह रहा हूँ। यस यस सर। चलें, अब ये वापस मैंने मिटा दिया। क्लियर है? अब मैं क्या कह रहा हूँ? प्रोग्राम से स्टडी आवर्स चेंज हो रहा है और उससे सीजीपीए चेंज होगी। नहीं, इस डायग्राम में ये हो रहा है कि प्रोग्राम चेंज होगा तो स्टडी आवर चेंज होगा, राइट? जी। स्टडी आवर चेंज होगा तो सीजीपीए चेंज होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? सीजीपीए सीजीपीए। सर प्रोग्राम के लिए स्टडी आवर्स भी हैं, स्टडी आवर्स हैं और स्टडी मैं आवर्स रिपीट करूँ, इस प्रोग्राम में डिपेंडेंट वेरिएबल है सीजीपीए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है प्रोग्राम। यस हमने स्टडी पढ़ा आवर्स था, बता रहा हूँ, जहाँ पे एरो आ रहा था वो डिपेंडेंट है, जहाँ से एरो आता है वो इंडिपेंडेंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी यस सर। ये मीडिएटिंग है हमारा तीसरे वाला, जिसको आप इंटरवीनिंग भी कहते हैं, ठीक है? स्टडी आवर्स मीटिंग है। हाँ, इसे इंटरवीनिंग भी कहते हैं, ठीक है? ओके मीडिएटिंग वेरिएबल वो होता है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में रोल प्ले कर रहा हो। इंडिपेंडेंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप डिपेंडेंट के साथ नहीं होता, वो उसके थ्रू होता है। ओके ये बात समझ में आ गई? जैसे अभी जो हम रेफरेंस आर्टिकल देख रहे थे ना, उसमें भी इंडिपेंडेंट, उसमें भी मीडिएटिंग वेरिएबल थे काफी सारों में।
उस वक्त हमने मीडिएटिंग पढ़ा नहीं था, इसलिए आपको समझ भी नहीं आया होगा, लेकिन इसमें भी काफी सारे मीडिएटिंग वेरिएबल थे। मैं दिखाता हूँ अगर मुझे मिलता है कहीं पे। तो पहले हम मीडिएटिंग मॉडरेटिंग पढ़ लें, उसके बाद एक साथ देखेंगे, ठीक है? ओके। तो ये प्रोग्राम आपका इंडिपेंडेंट हो गया, स्टडी आवर्स आपका मीडिएटिंग आवर्स है, मीडिएटिंग हो गया, और सीजीपी आपका क्या हो गया? डिपेंडेंट। 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 यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। अब आप मुझसे कहना चाह रहे थे कि अगर बच्चा एमबीए का है तो उसके स्टडी आवर्स कुछ और होंगे, बच्चा बीबीए का है तो उसके स्टडी आवर्स कुछ और होंगे। तो अगर स्टडी आवर्स चेंज हुए तो उसकी सीजीपीए पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। यही बातें कहना चाह रहे हैं आप? यस। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को मैंने मिटा दिया। अब देखें, इंसर्ट शेप एरो, ये एरो यहाँ पे आ रहा है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, अब रिलेशनशिप पे इफेक्ट कर रहा है जी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टडी आवर चेंज होंगे तो सीजीपीए चेंज होगा, ठीक है? लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ना, इस रिलेशनशिप पे कौन इम्पैक्ट डाल रहा है? प्रोग्राम। तो ये मॉडरेटिंग है। मॉडरेटिंग वेरिएबल किसी वेरिएबल पे इम्पैक्ट नहीं डालता। मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या करता है? दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट डालता है। इम्पैक्ट किस टाइप का हो सकता है? अभी इस पर डिस्कस करते हैं, पहले ये लाइन समझ में आई आपको? मॉडरेटिंग Yes, दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट डालेगा। यहाँ तक क्लियर हुई बात? इसके भी प्रैक्टिस Yes, करते हैं, ठीक है? नहीं सर, एक दफा समझा दे दोबारा। इसकी प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। मीडिएटिंग वेरिएबल पे मॉडरेटिंग क्या करेगा? दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट डालेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? जी सर। अब देखते हैं ऐसा होता भी नहीं होता। ये देखें, क्लास जब मैंने स्टडी आवर का रिलेशनशिप सीजीपीए से चेक किया, ठीक है, तो रिलेशनशिप आया था 40%। कितना आया? 40%। ये मैंने लिख दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि बीबीए और एमबीए प्रोग्राम इसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मॉडरेटिंग के तौर पे इसको यूज कर लिया, कर दिया मॉडरेटिंग के तौर पे। अब मैं कहना चाह रहा हूँ प्रोग्राम से फर्क पड़ता है इसके रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है? अब मैंने क्या किया, बीबीए में ये रिलेशनशिप अलग से देखा और एमबीए में ये रिलेशनशिप अलग से देखा। मतलब मैंने डेटा को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। ये बात समझ में आई? बीबीए का रिलेशनशिप स्टडी आवर और सीजीपीए का अलग से देखा, एमबीए का स्टडी आवर का सीजीपीए रिलेशनशिप अलग से देखा। बीबीए में रिलेशनशिप कितना आया? ये देखें 40%। एमबीए में कितना आया? 40%। सेम आ रहा है। यस। इसका मतलब है ये मॉडरेटिंग नहीं है, ये रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। अगर ये रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट डालता तो बीबीए का रिलेशनशिप कुछ और आता, एमबीए का रिलेशनशिप कुछ और आता। सही बात समझ नहीं आई। चलिए एग्जांपल चेंज करता हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे है इनकम, क्या है यहाँ पर? रिपीट करें। इनकम। यहाँ पे एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस का रिलेशनशिप है। यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर। इनकम एक्सपेंस का रिलेशनशिप कितना है? कुछ भी बोले। 80% है। 60-40। 50% ले लेता हूँ, 50% रिलेशनशिप है, ठीक है? क्लियर हो गया? जी। अब मुझे कोई बंदा कहता है कि मैरिटल स्टेटस का इम्पैक्ट पड़ता है, मॉडरेटिंग इम्पैक्ट है, किसके ऊपर? एक्सपेंस नहीं, इनकम और एक्सपेंस के रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप पे। अब मैं एक एरो यहाँ से लेके आता हूँ, एरो ले आया हूँ, ठीक है? अब एक काम करते हैं, सिंगल का रिलेशनशिप चेक किया मैंने, वो आया 20%, सही है? और मैंने मैरिड का रिलेशनशिप अलग से चेक किया, वो आया 70%। इसका मतलब ये है इनकम और एक्सपेंस का रिलेशनशिप सिंगल लोगों में कुछ और है, मैरिड में कुछ और, मैरिड लोगों में कुछ और है। तो मतलब इन दोनों वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है, मैरिटल स्टेटस इसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। यस। ये बात समझ में आई? यस सर। तो मैरिटल स्टेटस कौन सा वेरिएबल हो गया? मॉडरेटिंग हो गया। ये लॉजिक समझ में आ गई? यस। क्लास आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहानी डिस्कस कर रहे हैं। ये देखें क्लास, ये देखें जी,
ये कह रहा है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी चेंज होगी तो क्रिएटिव सिनर्जी क्रिएट होगी। तो इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा है? डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इन दोनों वर्कफोर्स है। नहीं, सिर्फ इन दोनों को ना आप रखें माइंड के अंदर, सही है? सिर्फ इन दोनों को, ठीक है? तो इसमें मॉडल ये है, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी चेंज होगी तो क्रिएटिव सिनर्जी चेंज होगी, राइट? तो मैं इसको इंडिपेंडेंट बोलूंगा, इसको डिपेंडेंट बोलूंगा, लेकिन कहानी आगे बढ़ी। अब एक काम करें, ये वर्क फोर्स डाइवर्सिटी को भूल जाएं, अब इन दोनों को माइंड में रखें, क्रिएटिव सिनर्जी को, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। सर की आवाज बंद हो गई है। सही है? तो क्रिएटिव सिनर्जी इंडिपेंडेंट है, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है। ये क्लियर हो गया? यस। अब एक काम करते हैं, तीनों को मिला देते हैं। जब हम तीनों को मिला देंगे ना, तो ये वर्क फोर्स डाइवर्सिटी इंडिपेंडेंट हो गया। यस। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया। और ये क्रिएटिव सिनर्जी क्या हो गया? मीडिएटिंग मीडिएटिंग का दूसरा नाम क्या है? इंटरवेनिंग। ये बात समझ में आ गई? यस। अब ये देखें, जैसे हमने ये एक्सेल की फाइल बनाई थी ना, यस। इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा है? x1 और x2 x3 x4, और डिपेंडेंट क्या है? y1। यही है ना? y1। एक काम करते हैं, मैंने अगला आर्टिकल डाउनलोड किया जिसमें y1 इंडिपेंडेंट था, y2 भी इंडिपेंडेंट था, y3 भी इंडिपेंडेंट था, ठीक है? और z1 डिपेंडेंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। अब एक काम करते हैं, सबको मिलाते हैं, सही है? मिलाना शुरू करते हैं। अब x1 का इम्पैक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर? y1 के ऊपर। ये देखें, यहाँ से साबित है। यस यस। और देखिए y1 का इम्पैक्ट किससे पड़ रहा है? z1 पे, z1 पे। तो मैं यहाँ पे z1 ले आया। क्लियर हो गया? अब मैंने दो आर्टिकल्स को मिला के अपना मॉडल बना दिया। यस। तो ये देखें, x1 मेरा इंडिपेंडेंट हो गया, y1 मेरा मीडिएटिंग हो गया, और z1 क्या हो गया? डिपेंडेंट। तो आपने देखा, दो आर्टिकल्स को मिला के मैंने अपने एक नया आर्टिकल बना लिया। और ये मॉडल पहले से बना हुआ भी नहीं है। ये लॉजिक समझ में आ गई? यस। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाइए। सर ये सर मॉडरेटिंग को कैसे शो करेंगे एक्सेल पे? वो एरो को मैं दिखाता हूँ, एरो के ऊपर एरो आएगा, क्योंकि मॉडरेटिंग का मतलब जो रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट डाले। दिखाता हूँ आपको। मॉडरेटिंग ऊपर गुजर तो नहीं गया? एक सेकंड, मैं इसका साइज छोटा कर दूं। मेरे ख्याल से मॉडरेटिंग की पिक्चर ऊपर गुजर गई है। अच्छा, सही। मैं आपको रेफरेंस आर्टिकल के थ्रू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मॉडरेटिंग इसने डायग्राम इतनी ठीक से नहीं बनाई। मैं आपको रेफरेंस आर्टिकल के थ्रू दिखाता हूँ, ठीक है? आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जी क्लास, ये देखिएगा। पहले ये आर्टिकल ओपन कर लूँ, इसमें कुछ है। नहीं कुछ। नहीं कुछ। क्लास, ये देखें, ये मॉडल दिख रहा है आपको? हेलो? यस सर। अब ये देखिए,
इसमें इंटरनल सर्विस क्वालिटी इंडिपेंडेंट है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन डिपेंडेंट है, ठीक है। यस तो वो कहना चाह रहा है इंटरनल सर्विस क्वालिटी का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? एम्प्लॉय एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इसके अंदर क्या है? मीडिएटिंग है, मॉडरेटिंग है? मॉडरेटिंग। मॉडरेटिंग है। इसका कहने का मतलब ये है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर चेंज होने से रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अगर इनोवेटिवनेस है तो ये रिलेशनशिप कुछ और होगा, मेंबर ओरिएंटेड है तो ये रिलेशनशिप कुछ और होगा, टीम ओरिएंटेड है तो ये रिलेशनशिप कुछ और होगा। ये बात समझ में आ गई? यस यस। एक और आर्टिकल ओपन करते हैं। ये देखें, इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट और 4 डिपेंडेंट है, दिख गया आपको? यस इसमें मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग नहीं है, सिर्फ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है। यस कोई और आर्टिकल ओपन करते हैं। सर तो बाकी फैक्टर्स क्या थे प्राइस वगैरह जो दिए हुए वो थे? एक्सप्लेन है, जैसे मार्केटिंग में प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन से एक्सप्लेन होते हैं ना, जैसे जेंडर मेल और फीमेल से एक्सप्लेन होता है, तो वो दिखा रहा है कि वो एक्सप्लेन किसके थ्रू होंगे। ये देखें, अब ये देखें, इसमें इंटरनल मार्केटिंग इंडिपेंडेंट है, यस कस्टमर ओरिएंटेशन डिपेंडेंट है, यस और ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट क्या है? मीडिएटिंग इंटरवीनिंग। मीडिएटिंग। मीडिएटिंग है, ठीक है। मतलब इंटरनल मार्केटिंग का इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता है और इसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता है। क्लियर हो गया? यस यस क्लास ये क्लियर हो गया? यस सर इसमें यस सर। इसमें एक और चीज समझिएगा, सर ये वाली बच्चे पूरी वापस बताएं। इंटरनल मार्केटिंग का इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट पे पड़ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट का इम्पैक्ट कस्टमर ओरिएंटेशन पे पड़ रहा है। और जो H1 है वो मैंने आपको डायग्राम जब यहाँ पे बना के दिखाई थी तो मैंने आपसे कहा था इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट भी जा सकता है, इसके थ्रू भी जा सकता है, याद है आपको? यस एक तो ये दोनों पॉसिबल। एक्चुअली जानते हो बुक में मसला Yes, क्या sir. हुआ है? मैं आपको दिखाता हूँ। वो बुक मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट की थी, मैं अभी आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। वो टेक्स्ट में कन्वर्ट में होने की वजह से पिक्चर खराब हो गई है। मैं आपको उसी बुक का ना दूसरा दिखाता हूँ तो आपको समझ में, ये वही वाली बुक है पिक्चर फॉर्मेट में, ये एडिशन पुराना है। देखिए इसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैं चैप्टर 4 खोलता हूँ, इसमें क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत सारी डायग्राम्स बनी होंगी, इसमें सब कुछ कवर है। जी क्लास, ये देखें, ये मीडिएटिंग क्लियर हो गया था ना आपको? यस अब आगे यस देखें, सर इसके ऊपर मॉडरेटिंग भी होगा। ये देखें, ये मॉडरेटिंग भी क्लियर हो गया। यस ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ये क्या है? और ये मॉडरेटिंग अब हम दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। ये देखें, इसमें इंडिपेंडेंट कौन है बताएं? वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। डिपेंडेंट कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। मॉडरेटिंग कौन सा है? मैनेजरियल। मैनेजरियल और यस और मीडिएटिंग कौन सा है? क्रिएटिव। सिनर्जी। ये बात समझ में आ गई ना? यस मल्टीपल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, मल्टीपल मीडिएटिंग हो सकते हैं, मल्टीपल मॉडरेटिंग हो सकते हैं। ये बात समझ में आती है आपको? ओके जरूरी सर। नहीं एक ही हो, मल्टीपल भी हो सकते हैं। सर एक ही रिलेशनशिप में मल्टीपल मॉडरेटिंग हो सकते हैं। मल्टीपल मॉडरेटिंग भी हो सकते हैं, मल्टीपल मीडिएटिंग भी हो सकते हैं। इस केस के अंदर बताएं इंडिपेंडेंट कितने हैं? 4। और डिपेंडेंट 4। कितने हैं? 1 अब ये पहला एरो देख रहे हैं? यस मैं इसके ऊपर 3 वेरिएबल ले आऊं तो 3 मॉडरेटिंग हो जाएंगे ना? यस ये बात समझ रहे हैं? यस आगे किसी मॉडल में बनाया भी होगा इसने। ये देखें, इसके अंदर इंडिपेंडेंट कितने हैं? 4। इंडिपेंडेंट 4 हैं। डिपेंडेंट कितने हैं? 1 मीडिएटिंग कितने हैं? 1 1 सही है। ये Yes, देखें, 1 इसमें इंडिपेंडेंट कितने हैं? 3 मॉडरेटिंग कितने हैं? 1 1 मीडिएटिंग कितने हैं? ना कोई नहीं है। 1 एक भी नहीं 1 है, सर। एक भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और डिपेंडेंट कितना है? 1 सर। एक। आगे चलें। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको काम करता हूँ, गूगल पे दिखा देता हूँ ताकि आपको आदत हो जाए डिफरेंट डायग्राम्स देखने की।
जी क्लास ये देखें, आ, जी ये अच्छा आ गए। ये डायग्राम दिख रही है आपको? यस इसमें यस सर। इसमें इंडिपेंडेंट कितने हैं? इंडिपेंडेंट वन है सर। वन है। एक। डिपेंडेंट कितने हैं? वन। एक सर। डिपेंडेंट भी एक है। और मीडिएटिंग कितने हैं? यस तीन सर। तीन तीन। है। ये लॉजिक समझ में आ गई? यस तो यस कुछ सर। मॉडल Yes, कुछ भी हो sir. सकता Yes, है, sir. डिपेंड करता है आपके ऊपर। और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल ढूंढता हूँ मैं। अब ये देखें, ये भी अच्छा मॉडल है। ये दिख रहा है? पता नहीं कहाँ गया भाई। ये जिसपे मेरा कर्सर है ना, यस इसमें इंडिपेंडेंट कितने हैं? एक है वन सर। वन है सर। एक इंडिपेंडेंट है, एक मीडिएटिंग है, एक डिपेंडेंट है, एक मॉडरेटिंग है। यस ये बात यस समझ में सर। आ गई? यस अब ये वाली पिक्चर देखें। अब ये पिक्चर आपको दिख रही है? नहीं, ये कहाँ गई? ये वाली, ये देखें। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कल्चर चेंज होगा तो फिजिबिलिटी चेंज होगी, कल्चर चेंज होगा तो एटीट्यूड चेंज होगा, कल्चर चेंज होगा तो सोशल एप्रिसिएशन चेंज होगी। और अगर ये तीनों Yeah. चेंज हो गए तो ये कह रही है एंटरप्रेन्योरशिप। सही है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या लिखा है? नहीं, इंटरपर्सनल स्किल इंटेंशन चेंज होगी। ये बात समझ में आ गई? यस ओके पूरा सर। मॉडल समझ में आ गया? यस अब आप लोग मॉडल देख के पैराग्राफ और थ्योरी बना रहे हैं, यही कर रहे हैं ना? यस इसका रिवर्स भी आना चाहिए, पैराग्राफ देख के आप मॉडल बना सकें। जैसे ओके ये देखें, इन्होंने पैराग्राफ दिए हुए और कहा इसका मॉडल बनाएं। ये प्रैक्टिस के लिए इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए, देख रहे हैं आप? ये बहुत सारी एक्सरसाइजेज दी हुई है, इसमें पैराग्राफ दिए हुए हैं और वो आगे आपसे कह रहा है इसके मॉडल बनाएं। यस ये लॉजिक क्लियर हो गई? यस तो हमारा Yes, डिपेंडेंट, sir. इंडिपेंडेंट, मीडिएटिंग, मॉडरेटिंग सब हो गया। यस सर। और मुश्किल ढूंढता हूँ कुछ मैं। सर एक पैराग्राफ से बनवा के बता देना। एक सेकंड। क्लास ये कर्सर दिख रहा है आपको? यस इसमें इंडिपेंडेंट कितने हैं? दो। दो डिपेंडेंट दो कितने सर। हैं? तीन। तीन सर। और मीडिएटिंग कितने हैं? वन एक। एक। आपको समझ में आ गया फिर, ठीक है? तो Yes, sir. और इसमें ये जो कर्सर दिखा आपको, यस इसमें इंडिपेंडेंट कितने हैं? एक। डिपेंडेंट भी एक, मीडिएटिंग भी एक, एक मॉडरेटिंग भी एक। मॉडरेटिंग भी सब एक एक है। इसके अंदर इंडिपेंडेंट 3 है और डिपेंडेंट 1 है, ठीक है? यस इसके अंदर मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग है ही नहीं, यस ठीक है? आगे चलें। ये वाली ये वाली डायग्राम देख रहे हैं आप? कहाँ चली गई? जिसके ऊपर कर्सर है मेरा, यस जी जी दिख रही है। इसमें इंडिपेंडेंट 1 है, यस मीडिएटिंग 2 है, डिपेंडेंट Yes. 1 है। यस ये बात समझ में आ गई? यस यस सर। बस क्लास इसकी वीडियो पे मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, तो आज की क्लास खत्म करते हैं फिर। ठीक है। एक पैराग्राफ से सॉल्व करना बता दें। पैराग्राफ में जैसे मैं आपसे कहूँ कि इनकम चेंज होगी तो एक्सपेंस चेंज होगा, एक्सपेंस चेंज होगा तो लाइफस्टाइल चेंज होगा, ये पैराग्राफ लिखा होगा। तो आप कहेंगे इनकम इंडिपेंडेंट है, एक्सपेंस मीडिएटिंग है और लाइफस्टाइल डिपेंडेंट है। ओके सही है? यही बात वर्डिंग में लिखी होगी। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अबे क्या दिखा रहा है? कलीम। अब लोग फौरन म्यूट कर दो या फिर लीव कर दो मीटिंग को, क्योंकि इसकी लिंक जाएगी दूसरे सेक्शन के पास।